वन धोखा। मुंबई ताज होटल, रूम नंबर 7771 कमरे में हल्की सी एयर फ्रेशनर की खुशबू फैली हुई थी। गर्माहट महसूस कराने वाले रोशनी थी। उस कमरे में एक लड़की बेजान से नीचे पड़ी हुई थी। रिया कुछ ज्यादा ही नशे में थी। वो जमीन पर ऐसी पड़ी हुई थी जैसे कि उसमें अब कोई भी जान ना बचा हो। नशे की वजह से धुंधली आंखों से दूर खड़े वो एक आदमी और एक औरत को एक दूसरे को किस करते हुए देख पा रही थी। क्या उसके सामने मौजूद वो दो लोग सच में उसका बॉयफ्रेंड राज और उसकी सौतेली बहन सोनिया थी? रिया ऐसे शॉक हो गई थी जैसे कि उसके ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। वो अपनी धुंधली आंखों से बस उन दोनों को घूरे जा रही थी। उसे सीने में बहुत दर्द महसूस हो रहा था, मानो अभी उसका दिल दर्द के मारे फट जाएगा। राज और सोनिया थोड़ी देर किस करने के बाद कहा, ओक स्वीट हार्ट, अब हमें चलना चाहिए। मैंने एक इंसान को बुलाया है इस लड़की के साथ मजे करने के लिए। उसके चेहरे पर शैतानी हंसी छाई हुई थी। सोनिया ने जमीन पर पड़ी रिया की तरफ देखती हुई गुस्से में राज से कहती है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं इस कमीनी को पूरी तरह से बर्बाद होते हुए देखना चाहते हूँ। नफरत करते हूँ मैं इससे, सिर्फ नफरत। मेरा बस चले तो अभी इसी वक्त इससे यहीं पर ख़त्म कर दो। अफसोस कोई बात नहीं, आज जो भी होने वाला है इससे मैं बहुत खुश हूँ। आज से तेरी जिंदगी को बद से बदतर बनाकर छोड़ दूंगी। इतना कहकर और जोर से हंसने लगती है। वहीं रिया आंखों में आंसू और गुस्से से सोनिया को घूरे जा रही थी और राज सोनिया को साथ देते हुए थोड़ा थांज भरे लहजे में कहता है, कोई बात नहीं रिया, चलो चलते हैं। इसकी ये हालत देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है। इतना तो हम दया दिखा सकते हैं ना, कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और दोनों वहां से चले जाते हैं। रिया बेसुध नशे की हालत में वहीं पड़ी रहती है। उस वक्त कुछ सोचने के हालत में भी नहीं थी। कुछ देर बाद, पता नहीं कितना समय हुआ होगा, तब किसी की कदमों की आवाज आने लगती है। जैसे जैसे कदमों की आहट तेज होती आ रही थी उसी तरह रिया की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। खुद को कैसी भी करके संभालने की कोशिश करती है, लेकिन नशे की वजह से बार बार गिरने लगती है। फिर से उठने के लिए खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जोर से गिर जाती है। धड़ाम, तभी दो मजबूत हाथ से उसे पकड़ लेता है। हल्की सी मध्यम रोशनी में वो आदमी रिया के चेहरे को देखने लगता है। किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। उसकी काली गहरी आंखों में खालीपन और दर्द दिख रहा था। वो आदमी रिया के चेहरे को गौर से देखकर मानो उसकी चेहरा पढ़ना चाहता हो। वो आदमी रिया को गोद में उठा लेता है और धीरे से उसको बेड पर लेटा देता है। हालांकि धीमी रोशनी में रिया उस आदमी को ठीक से नहीं देख पा रही थी, लेकिन इतने करीब होने के वजह से उस आदमी की चमकती गहरी आंखों को देख पा रही थी। उसकी नजरें उस आदमी की पतली लाल होठ और गई धीमी रोशनी में आदमी को ठीक से नहीं देख पा रही थी। एलो उसके बदन से आती हुई ठंडी धीमी खुशबू को महसूस कर पा रही थी। फिर उस आदमी के सीने पे अपना सिर रखा। वो उसे कहीं जाने नहीं देना चाहती थी। बहुत ज्यादा नशे होने की वजह से रिया को अपने हरकतों का ख्याल नहीं हो रहता, क्या सही है और क्या गलत। वो आगे बढ़ी और उस आदमी के पतली लाल होठों पर किस करना शुरू कर दिया। उस किस की कोई ज्यादा खास मतलब नहीं था, लेकिन उसने उस आदमी के अंदर की हैवानियत को जगा दिया था। अब वो आदमी भी रिया को किस करने लगता है, पहले गालों को, फिर कोलरबोन को किस करने लगता है। रिया उस आदमी की हरकतों को पूरी बदन पर महसूस कर पा रही थी। उसको धक्का देना चाहती थी, लेकिन नशे की हालत में वो खुद को कमजोर महसूस कर पा रही थी। वो आदमी रिया के कपड़े एक झटके में फाड़ देता है और हैवानियत की तरह उसको किस और बाइट करने लगता है। रिया उसको धक्का देने लगती है, लेकिन नाकाम कोशिशें करने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। रिया की आंखें नमी हो जाती है। पता नहीं क्यों वो आदमी रिया की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल में दर्द होने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहता। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा नशे में हो। धीरे से रिया की कानों में कहता है, आई एम सॉरी डियर। इतना कहते ही उसके अंदर इंटीमेट हो जाता है। सुबह धूप की किरणें रिया के चेहरे पर पड़ती है। धूप में उसका चेहरा एकदम चमक रहा था। गोरा रंग, काले घने बाल, गुलाबी होंठ। रिया 21 साल की बला की खूबसूरत थी। धूप की किरणें चेहरे पड़ते ही तब जाकर रिया धीरे से अपनी आंखें खोलती है। कुछ देर बाद कल हुई सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगती है। उसके बॉयफ्रेंड राज और उसकी बहन सोनिया, उन दोनों के धोखे के बारे में सोचने लगती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई भी नहीं जान सकता। उसकी दिमाग में ढेर सारे सवालों चल रही थी। एक ही दिन में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। कुछ देर बाद सोच से बाहर आती है, तभी उसके कानों में बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आती है। तब जाकर उसको पूरी तरह से होश में आती है। वो कहाँ है और रात में क्या क्या हुआ। उसके चेहरे पर दर्द साफ साफ देख सकता था। रिया मन में सोचने लगी, अब इस वक्त ये सब सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकलना होगा।
इतना सोचते हैं वो जल्दी जल्दी में अपने कपड़े पहन लेती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद वो आदमी बाथरूम से बाहर आता है। आकर देखता है तो उसे रिया कहीं नहीं दिखाई देती है और वो परेशान हो जाता है। चटू नफरत। वो आदमी बाथरूम से बाहर आया, आकर देखता है तो उसे रिया कहीं नहीं दिखाई देती है। उसके लिए थोड़ा परेशान होने लगा। कुछ देर बाद वो भी होटल से निकल गया। सक्सेना विला। रिया की फैमिली में राजेश सक्सेना, उसकी सौतेली मां अनीता सक्सेना और उसकी सौतेली बहन सोनिया सक्सेना। सोनिया रिया से 2 साल बड़ी है। रिया की मां जब रिया 5 साल की थी तब उससे छोड़कर चली गई थी। जब रिया सक्सेना विला पहुंची तो वो तीनों उसके सामने खड़े हुए थे, उसके पिता राजेश, अनीता और सोनिया। उन लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। इससे रिया को अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बचपन से लेकर आज तक उनके जुल्म सहन तो करती आ रही थी, बस अब और नहीं। रिया मन में सोचते हुए वहीं खड़ी रही। राजेश सक्सेना गुस्से में कहने लगा, ये बेशरम लड़की, क्या तुमने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अपनी परिवार की इज्जत जरा सा भी ख्याल नहीं आया। अनीता और सोनिया के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। फिर भी सोनिया झूठी फिक्र जताते हुए कहती है, डैड प्लीज गुस्सा ना होइए, इसमें रिया की कोई गलती नहीं थी, उसने तो गलती से कुछ ज्यादा ही पी ली थी। सोनिया आखिरी लाइन को थोड़ा लंबा खींचते हुए कहती है, क्योंकि उसके डैड को और ज्यादा रिया के ऊपर गुस्सा आ जाए। प्लीज डैड, रिया को माफ कर दीजिए, माफ कर दो। आखिर मेरी बेटी इतनी बेशरम कैसे हो सकती है। राजेश सक्सेना शाइनिंग एंटरटेनमेंट कंपनी में एक डायरेक्टर है और राज भद्रा उसी शाइनिंग एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ। रिया की जिंदगी में ये 2 लोग विलन से कम नहीं। राजेश सक्सेना एक डायरेक्टर था, उसकी इज्जत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। अपनी बेटी को होटल में एक आदमी के साथ यूं रात बिता के आई है, ये सोचकर ही उससे और ज्यादा आग बबूला होने लगा। उसके सामने खड़े ये तीनों लोगों देखकर रिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और नहीं डर लग रहा था। रिया को तो और ज्यादा नफरत हो रही थी उनसे। रिया थोड़ा तंज कसते हुए कहती है, डैड इस बारे में खुद से ही पूछिए, आखिर जैसा बाप वैसे बेटी। अफेयर की बात किए जाए तो राजेश रिया की मां को धोखा दिया था। वो सिर्फ 5 साल की थी जब उसकी मां चल बसी थी। उसकी मां को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ था। राजेश ने अपनी गर्लफ्रेंड अनीता और उसकी 7 साल की बेटी सोनिया को अपने जगह दे दी। उसी पर राजेश के लिए इज्जत रिया की मन में गिर गई थी। सोनिया झूठी फिक्र जताते हुए कहने लगी, रिया तुम क्या कह रही हो, अभी के अभी डैड से माफी मांगो। रिया गुस्से में, माफी? किस बात की माफी? आप लोगों ने मुझे बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तकलीफ तो दी है, नौकरों की तरह बर्ताव किया है। कॉलेज फीस के लिए मैंने खुद की पार्ट टाइम जॉब करके पैसों से फीस भरी है। आपको कोई हक नहीं बनता मुझ पर ब्लेम करने की। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे हाल में गूंजने लगती है। वो थप्पड़ अनीता ने मारी थी। तुम लड़की, इतनी हिम्मत कि आपके पिता से ऐसे बात करो। फिर एक और बार थप्पड़ मारने ही वाली होती है, लेकिन अचानक से रिया उसकी हाथ को बीच में ही रोक देती है। बस अब और नहीं, रिया गुस्से में कहा। राजेश दांत पिसते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि बड़ों से बात करने का तरीका भी भूल गए हो। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा तेरी ये घटिया चेहरा मत दिखाना। और जल्दी बॉडीगार्ड को बुलाकर रिया को घर से बाहर निकलवा देता है। रिया के दिल में एक टीस उठती है, एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे करवा सकता है। रिया उसके दिल में दर्द होने लगा। आज से तो रिया की मन में और ज्यादा इस परिवार के लिए नफरत बढ़ जाती है। चेहरे पे गुस्सा और आंखों में आंसू लिए रिया वहां से चली जाती है। धोखा, दर्द, तकलीफ, नफरत और अंशु लिए रिया बस चलती ही जा रही थी। खुद उसी को ही नहीं पता वो कहाँ जा रही है, बस आगे बढ़ती ही जा रही थी। अचानक से वो बेहोश होकर गिर गई। RS विला। एक बड़ा सा कमरे में बीच में किंग साइज बेड पर एक लड़की सोई हुई थी। उस रूम में हल्की सी गुलाब फूल जैसी खुशबू और मध्यमी रोशनी में उस लड़की का चेहरा चमक रहता, बिल्कुल कोई परी जैसी। कोई देखे तो देखता ही रह जाए। दूध जैसा गोरा रंग, गुलाब पनकोंडी जैसे होठ, गाले घने बाल, मानो भगवान ने बहुत ज्यादा ही फुर्सत से उसे बनाए हो। वो और कोई नहीं बल्कि हमारी रिया ही है। वहीं साइड में एक इंसान सोफे पे बैठकर काम कर रहा था। उसे ऐसे देखेंगे तो ऐसा सोचने से नहीं रोक पाएगा, वे एक राजा की तरह दिख रहता। उसकी उंगलियां लैपटॉप के ऊपर नॉन स्टॉप चल रही थी, सारा फोकस स्क्रीन के ऊपर। रेहान सिंघानिया, ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनी के प्रेसिडेंट, एक पावरफुल बिजनेसमैन। कोई भी इंसान उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। रिया धीरे से आंखें खोली। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाती है। इतना बड़ा सा कमरा देखकर एकदम से चौंक गई।
बेड से नीचे उतरने लगी तो तभी उसकी कानों में एक मदहोश कर देने वाली आवाज आई। तुम उठ गई। रिया आवाज की तरफ देखती है, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रिया आज से पहले इतना हैंडसम आदमी को कहीं नहीं देखी थी। परफेक्ट बॉडी, गोरा रंग, लाल होठ, सिल्की काले बाल, थोड़ा लंबा बाल, कन के नीचे तक बाल, इसको भी भगवान ने फुर्सत से बनाया हो। चत्री आर आई आमना सामना। रिया आज से पहले इतना हैंडसम आदमी को कहीं नहीं देखी थी। परफेक्ट बॉडी, गोरा रंग, लाल होठ, सिल्की काले बाल, थोड़ा लंबा बाल, कन के नीचे तक बाल, इसको भी भगवान ने फुर्सत से बनाया हो। हर लड़की का सपना होता है ऐसे लाइफ पार्टनर मिलने की। खैर, रिया को अपने ओर ऐसे देखते हुए पाकर रिहान को हंसी आ रही थी। वो सीधे उठकर रिया के सामने खड़ा हुआ, अपने हाथ को उसके सामने हिलाते हुए कहने लगा, तुम ठीक हो? रिया हड़बड़ाते अपने सोच से बाहर आकर, जी मैं ठीक हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर के लिए नीचे आ जाओ, कहकर रिहान चला गया। रिया वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद रिया नीचे आने लगी तो उसने पूरा घर को देखकर हैरान हो गई। इतना बड़ा आलीशान घर और महंगी महंगी एंटिक्स के सामान, महंगे फर्नीचर खूबसूरत से सजाए गए थे और बाहर का खूबसूरत का नज़ारा देखने का लायक था। एक बार कोई भी वो नज़ारा देखे तो देखता ही रह जाए। बाहर बड़ा सा गार्डन, हर तरफ अलग अलग फूल पौधे लगाए हुए थे। वहीं थोड़ी दूर में विला की साइड में एक माउंटेन जैसा पानी का झरना था, मानो धरती पर कोई स्वर्ग हो। हर तरफ पक्षियों की आवाज़ चहकना, मन को शांति मिले। एक जगह मुंबई शहर से 5 किलोमीटर दूर एक हरियाली जगह पर बना हुआ था। रिया नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। रेहान रिया को देखते हुए, रामू काका खाना लगवा दो। रामू बहुत पुराना बटलर है, रेहान का पुराना और भरोसेमंद इंसान भी। रेहान डिनर लगाने के लिए कहा। रामू काका खाना परोसने लगे। रिया चुपचाप नीचे सिर झुका कर बैठी थी, मानो छोटा सा बच्चा कोई गलती करके बैठा हो। रेहान बार बार उसकी ओर देखे जा रहा था। रिया तो बच्चों की तरह थोड़ा आंखें ऊपर करके रेहान को देखती, फिर झट से नीचे करती, फिर ऊपर करती, फिर झट से नीचे कर लेती। ऐसे करते समय रेहान उसको देख लिया था। ऐसे हरकत देखकर वो मन मन में हंसने लगा। रेहान गला साफ करते हुए, हम मिस रिया, आप कुछ कहना चाहती हो? रिया तुरंत मुंडी को ऊपर करके रेहान को देखने लगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा डर से, थोड़ा हकलाते हुए बोलती है, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। तुरंत रेहान कहा, जस्ट रिलैक्स रिया, आप मुझे से आराम से बात करो, मैं थोड़े ना भूत हूँ। वैसे रिया उसकी इतना हैंडसम और चार्मिंग पर्सनैलिटी को देखकर मदहोश हो रही थी, ऊपर से इतनी प्यारी आवाज़। हे भगवान, क्या करूँ, मेरा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा है। एक गहरी सांस लेकर कहती है, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? रेहान खाते हुए, रिया, आपका नाम क्या है सर? रेहान एक निवाला खाने ही वाला था, उसका हाथ वहीं बीच में ही रुक गया और सारे बटलर के मुंह खुला का खुला रह गया। उनमें से एक बटलर कहा, मुझे लगता है ये लड़की को हमारे बिग बॉस के बारे में नहीं जानती होगी। दूसरा बटलर, तभी तो सवाल कर ही है, नहीं तो क्यों करती? पहला बटलर, हमारे बिग बॉस के बारे में पूरी दुनिया जानती है और सब लोग डरते भी है। इस लड़की को बिग बॉस का नाम पूछने का डेयरिंग भी है। मेरा नाम रेहान सिंघानिया, थोड़ा स्माइल लेके कहता है। ये नाम सुनते ही रिया को तो मानो 440 करंट का झटका लगा हो। वो भी खाते खाते उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे, क्योंकि रिया को पता चल गया था सामने बैठा आदमी कौन है। ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ और आरएस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रेसिडेंट रेहान सिंघानिया है। रेहान, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? डोंट वरी, आप आराम से खाना खाए। रिया चुपचाप खाने लगती है। फिर कुछ मिनटों के बाद धीमी आवाज में कहने लगी, थैंक यू मुझे हेल्प करने के लिए। हालांकि रेहान को पता था रिया कौन है, लेकिन रिया को पता नहीं है कि रेहान वही इंसान है जो उस होटल के एक कमरे में पूरी रात बिताई थी। रेहान कभी किसी लड़की के पास नहीं गया, उसको बिल्कुल पसंद नहीं भी था। बहुत दूर डिस्टेंस मेंटेन करके रखता था लड़कियों से, अपने फैमिली फीमेल के अलावा किसी के पास नहीं जाता था। कितनी सारी लड़कियां रेहान के पास आने की कोशिश बहुत बार कर चुकी थी, सब के सब नाकामयाब होके पीछे हट जाती। कुछ लड़कियां तो मानो हार माने को तैयार ही नहीं है। अरे भाई, हमारे रेहान ही ऐसा था। दोनों के डिनर होने के बाद रिया रेहान को गुड बाय कह के जाने ही वाली थी, तभी रेहान की आवाज आई। वेट, रिया मन में, है भगवान, अब क्या है? जी सर, कहिए। रेहान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है, धीरे से बुदबुदाई। आओ। रेहान वहां से जाने लगा, रिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगी।
दूसरी ओर सक्सेना मेंशन में राजेश वहां से गुस्से में अपनी कमरे की ओर जनेलगा, तभी सोनिया झूठी फिक्र जताते हुए और बनावटी परेशान वाली चेहरा बनाकर कहने लगी, डैड। राजेश वहीं चलते चलते रुक गया। प्लीज आप रिया को बुला के लाइए। मना के होटल में को कुछ भी हुआ उससे माफ कर दीजिए, वो छोटी है। जानबूझकर आग में घी डालने का काम कर रही थी। अनीता के कहने लगी, बस करो सोनिया, तुमने देखा नहीं वो लड़की आपके डैड से किस तरह बात की थी। उसकी जगह तुम होती तो भी ऐसी पुनिशमेंट तुमको भी मिलती। लोग क्या कहेंगे। सक्सेना खानदान की बेटियों को तमीज नहीं सिखाए, अच्छे संस्कार नहीं दी, क्या हमारे इज्जत रह जाती। ऐथो और भी ज्यादा घी डालने का काम कर दिया। इससे राजेश गुस्से में तमतमने लगा। बस बहुत हुआ, इस घर में उस घटिया लड़की के बारे में कोई बात नहीं करेगा, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना कह के वहां से चल गया। ये अनीता और सोनिया दोनों ही अपनी चेहरे पे डेविल मुस्कान लिए खड़ी थी। आगे क्या होगा, क्या रेहान बता पाएगा। आगे क्या होगी अनीता और सोनिया के चाल। फॉर मैरिज प्रपोजल। अनीता के कहने लगी, बस करो सोनिया, तुमने देखा नहीं वो लड़की आपके डैड से किस तरह बात की थी। उसकी जगह तुम होती तो भी ऐसी पुनिशमेंट तुमको भी मिलती। लोग क्या कहेंगे। सक्सेना खानदान की बेटियों को तमीज नहीं सिखाए, अच्छे संस्कार नहीं दी, क्या हमारे इज्जत रह जाती। ऐथो और भी ज्यादा घी डालने का काम कर दिया। इससे राजेश गुस्से में तमतमने लगा। बस बहुत हुआ, इस घर में उस घटिया लड़की के बारे में कोई बात नहीं करेगा, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना कह के वहां से चल गया। ये अनीता और सोनिया दोनों ही अपनी चेहरे पे डेविल मुस्कान लिए खड़ी थी। दूसरी तरफ आरएस विलोमी। रेहान सीधे स्टडी रूम में आ गया, उसके पीछे पीछे रिया भी आ गई। कुछ देर के लिए पूरा रूम शांत पसरा हुआ था। चुप्पी तोड़ती हुई रिया कहने लगी, आप क्या कहना चाहते थे। देखिए पहले थैंक्स यू मुझे हेल्प करने के लिए। आप जो ब कहना है कहिए। रेहान कुछ नहीं करता, बस चुपचाप चेयर के ऊपर बैठ गया और ड्रॉ में से एक पेपर्स निकालने लगा। वो पेपर सीधे रिया के सामने रख दिया। रिया थोड़ी कन्फ्यूज और हैरान परेशान होने लगी। क्या है ये? देख लो। जैसे पेपर देखती है वो हैरान हो गई। मैरिज एग्रीमेंट पेपर्स। रेहान में कभी घुमा फिरा के बात नहीं करता, सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूँ। हाँ ये मैरिज एग्रीमेंट पेपर्स हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रिया थोड़ी गुस्से में और चिढ़ते हुए, ओह सच में मिस्टर सिंघानिया, आप कुछ ज्यादा ही डिमांड नहीं कर रहे। मैं आपके बारे में नहीं जानती और आप मेरे बारे में। और एक ही बार हम मिले हैं, आपके साथ शादी कर लूं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग आवाज में कहती है। ये देकर रेहान मन ही मन में मुस्कुराने लगा। फ्लैशबैक। होटल में रेहान परेशान में एक नंबर पर कॉल लगा दिया। एक ही रिंग में फोन कनेक्ट हो गई। हेलो बिग बॉस, सामने से आवाज आई। जल्दी मुझे एक लड़की के बारे में पता लगाओ। मुझे सिर्फ आधे घंटे में सारी की सारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इन्फॉर्म मुझे चाहिए। और बिग बॉस। आधे घंटे के बाद एक आदमी जल्दी में होटल रूम में पहुंच गया। दरवाजा खोलकर अंदर आया। हेलो बिग बॉस, रोबदार आवाज में। बताओ बिग बॉस। लड़की नाम रिया सक्सेना है। वो डायरेक्टर राजेश सक्सेना पहली बीवी की बेटी है। पहली बीवी 17 साल पहले ही गुजर गई है और कुछ दिनों बाद राजेश सक्सेना ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी का नाम अनीता सक्सेना है और उसकी दूसरी बेटी का नाम सोनिया सक्सेना है। रिया सक्सेना की एक बेस्ट फ्रेंड भी दिनों बचपन से साथ रही है। बिग बॉस, राजेश सक्सेना के कहने को तो दूसरी शादी है बॉस, लेकिन जब पहली बीवी थी उनसे पहले से ही अफेयर था। और सोनिया सक्सेना रिया सक्सेना से 2 साल बड़ी है बॉस। उसकी सौतेली माँ बहन रिया को पसंद नहीं करती। आज तक तकलीफ दर्द देते ही आए हैं दोनों माँ बेटी। और पिता तो कहने की पिता है, सिर्फ पैसा इज्जत के बारे में ही सोचते हैं। उसकी बड़ी बेटी जो भी गलत काम करती है सब रिया के ऊपर डाल देती है। इसकी सजा रिया को मिल जाती है। राजेश सक्सेना किस कंपनी में डायरेक्टर है? रेहान पूछा। बॉस, द हिस्टोरिकल एंटरटेनमेंट कंपनी में डायरेक्टर है और उस कंपनी में सोनिया सक्सेना उसकी बड़ी बेटी को ही मेन लीड हीरोइन है। उसका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है बॉस। रिया को उस घर के नौकरानी जैसे बर्ताव करते हैं। अब वो कॉलेज के आर्ट्स के लास्ट ईयर में है। दीपक, रिया के ऊपर नजर रखना और पल पल की खबर मुझे देना। अब तुम जा सकते हो। दीपक रॉय भी रेहान के खास आदमी है, सबसे अच्छे बचपन का दोस्त और एक बेस्ट हाइकर भी। रॉय ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ। फैमिली में इनके पिता विक्रम रॉय एक फेमस जाने माने डॉक्टर है और उनकी माँ मिसेस सरिता रॉय, वे हाउसवाइफ। जी बॉस। फ्लैशबैक एंड। आप मुझे हेल्प के बदले में एक कंडीशन मेरे सामने रख रहे हो, ये कुछ हजम नहीं हो रहा। आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। इतना कह के वहीं पर जाने ही वाली होती है।
सोच लेना, तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है, सोच लेना। रिया एक बार पीछे मुड़कर देखने लगी, फिर वहां से चली गई। और रेहान मन ही मन मुस्कुराने लगा। कुछ मिनटों बाद दरवाज नोक होता है। कम इन। रेहान के असिस्टेंट अंदर आया। रेहान बिना ऊपर देखे ही पूछा, बोलो समीर, क्या बात है? रेहान के असिस्टेंट समीर आहूजा है, भरोसेमंद स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड। सभी बॉडीगार्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन समीर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ बचपन का दोस्त भी। समीर का कोई फैमिली नहीं है, वो एक अनाथ है। बचपन में रेहान उससे दोस्ती करके उसके साथ ही रख लिया था, और समीर भी रेहान जान से भी ज्यादा प्यार और इज्जत करता है। कोष्टक। सर, आज रात के 10 बजे मिस्टर गुप्ता के साथ मीटिंग है, तो क्या? इतने में ही जवाब आया। ओके। दोनों वहां से निकल गए। दूसरी तरफ रिया आरएस विला से निकलने के बाद फिर से वही दर्द, धोखा, सब कुछ याद आने लगा। सोचते ही जा रही थी कि तभी उसकी फोन रिंग करने लगता है। उसकी जेब से फोन निकालकर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे नंबर को देखने लगी। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। जल्दी कॉल रिसीव करके बोलने लगी, हेलो लवी। लवी, व्हाट्स गोइंग ऑन री? मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कितना परेशान हो गई थी मैं। तुझे तो तेरी खुद की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे है तेरी फिक्र। चलो जल्दी बताओ, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? रुको रुको, मुझे बोलने तो दो। बताओ तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, लवी बोली। कुछ पल के लिए चुप्पी पसर जाती है। लवी को इस चुप्पी में रिया की खामोशी ने पसरा दर्द साफ साफ पता चल रहता। थोड़ा गंभीर होकर लवी की आवाज आई, फिर से क्या किया उन लोगों ने? रिया सब कुछ बताने लगी। रिया के आंखों में आंसू बहते ही जा रहे थे। लवी, डोंट वरी री, तुम अपार्टमेंट जाओ, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। वैसे भी एक एक्स्ट्रा की है ना तुम्हारे पास, तुम घर जाओ, चिंता मत करो, आराम से सो जान। रिया ठीक है। लवी बाय। रिया बाय। दोनों फोन रख देती हैं। आगे क्या होगा? उंगली से बाएं और इशारा। क्या करेगी रिया आगे? क्या रेहान रिया को भूल जाएगा? च5 सिंघानिया परिवार। कुछ पल के लिए चुप्पी पसर जाती है। लवी को इस चुप्पी में रिया की खामोशी ने पसरा दर्द साफ साफ पता चल रहता। थोड़ा गंभीर होकर लवी की आवाज आई, फिर से क्या किया उन लोगों ने? रिया सब कुछ बताने लगी। रिया के आंखों में आंसू बहते ही जा रहे थे। लवी, डोंट वरी री, तुम अपार्टमेंट जाओ, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। वैसे भी एक एक्स्ट्रा की है ना तुम्हारे पास, तुम घर जाओ, चिंता मत करो, आराम से सो जान। रिया ठीक है। लवी बाय। रिया बाय। दोनों फोन रख देती हैं। वहां से सीधे अपार्टमेंट के लिए चली गई। दूसरी तरफ रात के 10 बजे एक होटल के प्राइवेट रूम में एक टेबल पे 4 लोग बैठे बातें कर रहे थे। उसमें एक इंसान कहने लगा, मिस्टर सिंघानिया, हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफी मेहनत करेंगे। वैसे भी ये प्रोजेक्ट आपकी ही वजह से मिला है, तो इसके लिए मेहनत बनता ही है ना? थोड़ा मुस्कुराकर कहा। मिस्टर गुप्ता, आपको क्या लगता है, हम आपको थोड़े ना ऐसे ही प्रोजेक्ट दिया है? खैर, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। इतना कहकर रेहान वहां से बाहर आ गया। रेहान और असिस्टेंट समीर दोनों बाहर आकर कार में बैठ गए। वहां से घर के लिए आरएस विला निकल गए। कार में बैठे रेहान रिया के बारे में ही सोच रहा था और समीर ड्राइव कर रहा था। रेहान कुछ सोच के एक नंबर पर कॉल कनेक्ट कर दिया। दीपक। हेलो बॉस। दूसरी ओर से दीपक आवाज आई, क्या खबर है? इस वक्त रिया मैडम अपने अपार्टमेंट में है बॉस। हम। दूसरी ओर से बस इतना ही। कॉल कट हो गया। रिया अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर आज दिन में जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगी। सोचकर उसके आंखों में आंसू आ गए। और रेहान प्रपोजल के बारे में भी सोचने लगी। उसके खूबसूरत फेस में खो गई। अचानक से अपने दिमाग में आई इस सोच को झटक दिया और जाकर बेड पर सो गए। सुबह 9:30 अपार्टमेंट के डोर बेल की आवाज आई। बेल की आवाज से रिया की नींद खुली। उठकर दरवाजा खोली। सामने लवी खड़ी थी। जल्दी से अंदर आकर उसको गले लगा लेती है। लवी, आ गई तुम? कैसा रहा सफर? और सब कैसे है? लवी, सब ठीक है मोनमो, डैड, दादी भाई सब लोग तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। रिया थोड़ा चहकते हुए, सबसे ज्यादा तो दादी जी ही मुझे याद करती है। लवी, हा 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 हा, मुझे पता है। लवी अपनी आंखें गोल गोल फिरते हुए कहती है। लवी अपने परिवार से मिलने गांव गई थी। लवी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। लवी, लावण्या शर्मा, माँ पूजा शर्मा, डैड प्रवीण शर्मा, दादी पवित्रा शर्मा, दादाजी नहीं है। एक छोटा भाई है, उसका नाम पृथ्वी शर्मा। एक हैप्पी फैमिली कह सकते हैं। लवी और रिया दोनों एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। आर्ट्स इंटरनेशनल कॉलेज में। लवी और रिया पढ़ाई में टॉपर है और लवी की एडमिशन स्कॉलरशिप की वजह से फ्री में एडमिशन मिली थी।
एक हफ्ते के लिए अपने परिवार से मिलने मुंबई के पास कल्याण गांव गई थी। उनके डैड एक छोटा सा कपड़े के दुकाना साथ ही साथ मिठाई के दुकाना चलाते हैं और अपनी खुद के खेत भी देखते थे। खुशहाल जिंदगी है उनके। इधर अपार्टमेंट में लवी और रिया हाल में बातें करते हुए बैठे थे। रिया सब बताती है सिवाय रेहान के बारे में। लवी गुस्से में, अरे यार उनको क्या प्रॉब्लम है, हाँ जब देखो तेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। इस बार तो हद ही कर दी यार, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना उस कमीनी सोनिया पर, तो हद से ज्यादा। अब तू क्या सोचा है आगे की? रिया थोड़ा मायूसी के साथ कहने लगी, बस अब कॉलेज खत्म करके जॉब के अप्लाई करूंगी, वैसे भी बस 3 महीने है रह गया है कॉलेज। ठीक है, अब मैं लंच तैयार करती हूँ, कहकर लवी किचन की तरफ जाने लगी। रिया बस खामोश सी वहीं बैठी रही। बार बार रेहान की बातें ही दिमाग में घूम रहा था। फिर से सारे बातें झटके वो भी किचन की तरफ गई लवी के हाथ बटाने। RS विला स्टडी रूम में रेहान अपनी काम में बिजी था। तभी अचानक से दरवाजा खोल के एक आदमी चिल्लाते हुए अंदर आया। भाई भाई भाई! रेहान को बिना ऊपर देखे ही उससे पता था वो इंसान कौन है। क्या हुआ राहुल? राहुल रेहान के छोटा भाई। राहुल अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार और इज्जत करता है, भाई ही दुनिया मानता है वो। अरे मैंने तो रेहान के फैमिली के बारे में नहीं बताया, चलो बात हूँ। पहले आते हैं बड़े लोग। दादाजी प्रताप सिंघानिया, दादी जी पूर्णिमा सिंघानिया, डैड राजदीप सिंघानिया, मोम निहारिका सिंघानिया, चाचा वीर सिंघानिया, चाची वीना सिंघानिया। राजदीप और निहारिका सिंघानिया 2 बेटे, रेहान सिंघानिया और राहुल सिंघानिया। वीर और वीना सिंघानिया 1 बेटी, सिमरन सिंघानिया। घर में प्यार से सिम्मी कहकर बुलाते हैं। ये भी एक खुशहाल फैमिली है, लेकिन औरकों से कुछ ज्यादा ही ये फैमिली अपने अपने लाइफ में बिजी रहते हैं। लेकिन कोई फेस्टिवल हैप्पी मोमेंट में सब साथ में एंजॉय करते हैं। लेकिन रेहान थोड़ा कम, इनमें से कोई भी इंसान विलन नहीं है। क्या पता कहीं लव रेवल होगा तो। कोई बात नहीं, आगे की कहानी में पता चल जाएगा, थोड़ा वेट करेंगे। तो ये था हमारे हीरो फैमिली मेंबर्स की इंट्रोड्यूस। चलो हम रेहान की स्टडी रूम में चलते हैं। स्टडी रूम में राहुल भाई आप घर क्यों नहीं आ रहे हो? बिना देखे ही बिजी था। भाई आप जब भी देखो यही जवाब देते हो, तो सवाल क्यों पूछते हो? राहुल थोड़ा चिढ़ते हुए, भाई आप हमेशा ऐसे क्यों करते हो? आपके छोटे भाई से ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं। रेहान थोड़ा कोल्डनेस से, राहुल ओके 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 भाई ओके। राहुल चुप हो गया। जैसे श्री और निहारिका आमना सामना। चलो हम रेहान की स्टडी रूम में चलते हैं। स्टडी रूम में राहुल भाई आप घर क्यों नहीं आ रहे हो? बिना देखे ही बिजी था। भाई आप जब भी देखो यही जवाब देते हो, तो सवाल क्यों पूछते हो? राहुल थोड़ा चिढ़ते हुए, भाई आप हमेशा ऐसे क्यों करते हो? आपके छोटे भाई से ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं। रेहान थोड़ा कोल्डनेस से, राहुल ओके 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 भाई ओके। राहुल चुप हो गया। समीर स्टडी रूम में आते हुए, सर अपने जो फाइल मंगवाई थी उसे मैंने लेकर आया हूँ। राहुल ओहो समीर भाई क्या हाल चाल है? आप भी भाई के साथ रहकर आप भी उन्हीं की तरह हो ये हो। एक आंख के आई ब्रो ऊंचा करते हुए कहने लगा। रेहान फाइल लेते हुए, मिस्टर कश्यप की टेंडर का क्या हुआ? जी बॉस, ओ टेंडर ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। रेहान हम। दूसरी ओर जब री और लवी आज कॉलेज जाने के लिए निकल गई। जब कॉलेज पहुंची तो दोनों सीधे असाइनमेंट सबमिट करने के लिए ऑफिस रूम के ओर जाने लगी, तभी सामने 3 लड़कियां आकर खड़ी हो गई। पूर्वी, दिशा और सलोनी। वे तीनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। उसमें सबसे ज्यादा घमंडी तो दिशा थी। अमीरी बाप की बिगड़ी हुई एकलौती बेटी, खन्ना खानदान की बेटी, पैसों से कुछ ज्यादा ही घमंड थी। पैदा होते ही सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थी वो दोनों लड़कियां। पूर्वी श्रीवास्तव और सलोनी मूर्ति बस उसकी चमची है। दिशा की चापलूसी करना उनकी हॉबी बन चुकी थी। दिशा को भी ये अच्छा फील करवा था। पूर्वी भी रीच फैमिली से बिलोंग करती थी और सलोनी भी अच्छा खासा खानदान से ताल्लुक रखती थी। तीनों ने री और लवी सामने खड़ी हुई थी। लवी मन में चिढ़ते हुए, लो आ गई 3 बंदरिया, इनको तो दूसरों को तकलीफ देना, उनकी बेइज्जती करना इनकी तो डेली रूटीन बन गई है। लवी थोड़ा चिढ़ते हुए, ये क्या कर रहे हो, हटो सामने से। दिशा अरे देखो कौन खड़ा है, हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की रिया। मैंने सुना है तुमने एक आदमी के साथ एक कमरे में पूरी रात मजे करके आए हो। कितना मजा आया होगा ना तुझे, और खुद को ऐसे दिखती हो जैसे मासूम और संस्कारी लड़की हो। लवी गुस्से में अपनी बकवास बंद कर। रिया भी गुस्से में चुप रहती है। फिर से, दिशा क्या हुआ, बुरा लग रहा है तुझे? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ?
क्या तुमने एक आदमी के साथ पूरी रात नहीं बिताई थी? थोड़ा तंज कसते हुए कहा। लवी गुस्से में हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी रिया लवी की हाथ पकड़ लेती है और ना में सिर हिला देती है और वहां से दोनों कॉलेज ऑफिस की तरफ चली गई। पीछे दिशा और उसके दोनों चमचिया उनको देखकर डेविल स्माइल करने लगती हैं। ये लवी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। रिया उससे देखकर शांत कराती है। अब चुप हो जाओ लवी, गुस्सा थूक दो। लवी गुस्से में देखा नहीं तुमने उसने किस तरह बात करी थी? मेरा मन कर रहा था कि उससे जिंदा जमीन में गाड़ दूं। अरे यार ऐसे कैसे कह हंसती हैं तुझे? ये सब ना उस कमीनी सोनिया के वजह से हो रहा है। दोनों ऑफिस में जाकर असाइनमेंट सबमिट करके अपने घर की तरफ जाने लगी। लवी री तू ठीक है ना? री हाँ। लवी चल मोर में जाके कुछ वेजिटेबल्स किचन की कुछ सामान ले लेंगे, अभी डिनर के लिए लगेगा। री ठीक है। उद्धरण चिन्ह। दोनों कुछ सामान खरीद लिया और जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रिया सामने से एक औरत से टकरा गई। वो औरत दिखने में बहुत ही खूबसूरत और बड़े घर की दिख रही थी। उसने महंगे डिजाइन की रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, ज्वेलरी तो हैवी नहीं थी, बस मंगलसूत्र के साथ सिंपल पतली डायमंड की नेकलेस पहनी हुई थी। चेहरे पर तेज मुस्कान दिख रहता। रीड सॉरी आंटी, आई एम सो सॉरी। औरत अरे कोई नहीं बेटा, तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये देखकर रिया थोड़ी हैरान और थोड़ा रिलैक्स हुई। अमीर होते हुए कोई घमंड नहीं, कितना प्यार से बातें कर रही थी। तुम ठीक हो? औरत पूछा। जी आंटी हम ठीक है। औरत थोड़ा स्माइल फेस बनाकर तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रिया। मेरा नाम निहारिका है। ओह। स्माइल से हेलो आंटी, ए मेरी दोस्त लावण्या है। लवी हेलो आंटी। हेलो बेटा। ओके आंटी अब हम चलते हैं, लेट हो गई है, फिर मिलते हैं आंटी। ओके बेटा, मैं भी फिर से मिलना चाहूंगी। लवी री दोनों चाल गए और निहारिका भी वह से निकल गई। बस उसके दिमाग में रिया की तस्वीर ही घूम रही थी और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। कितनी प्यारी बच्ची है। निहारिका साथ आई मेड ने पूछा। मैडम चले? निहारिका खा चलो। मन में पता नहीं क्यों उससे देखकर एक अपनापन का एहसास हो रहा है और वो चली गई। रेहान ऑफिस में बैठे काम कर रहा था। सेक्रेटरी रोमा दास अच्छी खासी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। 5 सालों से रेहान से प्यार करती हैं। ये जॉब पाने के लिए कितने कारनामे किए होंगे। दिखने में खूबसूरत, पतली कमर, लाल होठ, कंधे तक ब्राउन कलर बाल, एक परी से दिख रही थी, साथ ही साथ टैलेंटेड भी। सेक्रेटरी रोमा, सर आज का अपॉइंट दोपहर 1:30 बजे मिस्टर गोविंद के साथ मीटिंग है। शाम 5:30 को म्यांमार होटल में मिस्टर क्लारोक के साथ मीटिंग है सर। आज क्लारोक वापस इंग्लैंड जा रहे हैं। रेहान लवी यार री कहीं बाहर चलते हैं, बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है, कहीं बाहर चलते हैं। री कहा। लवी क्लब। री ओके। दूसरी ओर ऑफिस में रेहान के फोन कॉल आने लगा। रेहान बिना इमोशनलेस के हेलो। दूसरी ओर एक प्यारी सी आवाज आई, हेलो रेहान। रेहान बोलो। दूसरी ओर पहचान गए मुझे? रेहान अभी बोलो भी कियारा माय डियर स्वीट रेहान, गैस करो मैं कहाँ हूँ? रेहान कहा, अरे गैस करो ना, इतना भी नहीं कर सकते। खैर छोड़ो मैं ये बता देती हूँ, मैं इंडिया में हूँ। कुछ ज्यादा ही खुश होकर कहने लगी, लेकिन रेहान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहता। 7 राज रिया से बदतमीज सी। दूसरी ओर ऑफिस में रेहान के फोन कॉल आने लगा। रेहान बिना इमोशनलेस के हेलो। दूसरी ओर एक प्यारी सी आवाज आई, हेलो रेहान। रेहान बोलो। दूसरी ओर पहचान गए मुझे? रेहान अभी बोलो भी कियारा माय डियर स्वीट रेहान, गैस करो मैं कहाँ हूँ? रेहान कहा, अरे गैस करो ना, इतना भी नहीं कर सकते। खैर छोड़ो मैं ये बता देती हूँ, मैं इंडिया में हूँ। कुछ ज्यादा ही खुश होकर कहने लगी, लेकिन रेहान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहता। कियारा स्टडी के लिए 5 साल से इंग्लैंड में रह रही थी, अब उसकी खत्म करके वापसी इंडिया आए है। इंडिया आने के लिए एक और रीजन है रेहान के लिए। कियारा कपूर इंडस्ट्रीज कंपनी के सीईओ राघवेंद्र कपूर के एक लौटी बेटी राजदीप सिंघानिया और राघवेंद्र कपूर दोनों 18 सालों से बिजनेस पार्टनर हैं, दोस्त भी। कियारा बचपन से रेहान से प्यार कर रही हैं। रेहान क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो? थोड़ा मायूसी होकर कियारा फोन में कहा। आज बिजी हूँ, इतना कह के कॉल कट कर दिया। कुछ पल के बाद फिर से फोन बजा। कॉल उठाया तो दूसरी ओर दीपक का कॉल था। हे रेहान शाम के 6:00 बजे स्पार्कल क्लब जाना ओके कह के कॉल कट कर दिया। वही कियारा निराशा और गुस्से में आ गई। रेहान मीटिंग अटेंड करने चला गया।
दूसरी ओर शाम के 5:50 लवी और री दोनों तैयार होकर क्लब के लिए निकल गई। कुछ देर बाद वो दोनों पहुंच जाती है। दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ जाती हैं। लवी एक बिल्टॉक्सी वेस्टर्न पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। इसमें लवी बहुत ज्यादा ही प्यारी लग रही थी। रिया एक लाइट पर्पल बॉडीकॉन शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। इसमें उसकी परफेक्ट बॉडी फिगर दिख रहा था। गुलाब पंकोड़ी जैसे होठ, हल्का सा मेकअप किया था, लॉन्ग कली बाल, बहुत ज्यादा गजब की खूबसूरत लग रही थी। दोनों कोल्ड ड्रिंक्स लेती है, कुछ बातें करने लगते हैं। उसी क्लब ऊपर फर्स्ट फ्लोर प्राइवेट रूम में उस बड़े से कमरे में 5 लोग बैठे हुए थे। मद्दीनी रोशनी में एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, हैंडसम वाला इंसान एक राजा की तरह बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था। वो और कोई नहीं बल्कि रेहान था। वह बेटे सब एक से बढ़कर एक हैंडसम थे और उनके आसपास 10 से 15 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। ऊपर प्राइवेट रूम एक बड़ा रूम था। बड़ा सा ग्लास से दीवार जैसे बनाई हुई थी। ऊपर कांच के दीवार के पास खड़े होकर वहां से बाहर का नजारा देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर के और कोई नहीं देख सकता। रेहान, क्या यार तू आजकल कहाँ खोया रहता है? हाँ, हंसते हुए कबीर कहा। कबीर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के जाने माने बड़ा बिजनेसमैन, साथ ही साथ मिलिट्री के बैकग्राउंड से आता है और बचपन का दोस्त भी। रेहान का फैमिली भी मिलिट्री पावरफुल बैकग्राउंड से आती भी है। उनके दादाजी मिलिट्री में कमांडो थे और अब रेहान है पावर कमांडो मियान। दीपक, तू बता कि रेहान को तो बताना कोई फायदा नहीं है, बिन के आगे पुंगी बजाना जैसा होता है। दीपक थोड़ा रेहान को चिढ़ाते हुए कहा, अरे यार क्या बताओ, मुझे लगता है रेहान बॉस आजकल किसी की प्यार में पड़ गए होंगे। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग चौंक गए। हालांकि रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी थोड़ा हैरान था। उसके दोस्त कुछ ज्यादा ही टांग नहीं अड़ा रहे हैं। रेहान मन ही मन में कहत है। समीर, राहुल, दीपक, कबीर सब रेहान को ही देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद जोर जोर हंसने लगे। वहीं नीचे कियारा भी अपने दोस्तों को लेकर उसी क्लब में गई। आज उनके दोस्तों को इंडिया वापस आने की खुशी में उसकी दोस्त साक्षी, जिया, मोंटी, रोनिक के साथ क्लब आई थी। सब लोग एंजॉय करे में बिजी थे। तभी मोंटी की नजर रिया पर पड़ी। वाह, कितनी खूबसूरत! मोंटी की नजर रिया को ऊपर से नीचे तक स्कैनिंग कर रहा था। सब लोग बातों में बिजी थे। रिया लवी को बोलकर वॉशरूम की ओर जाने लगी। मोंटी की नजर भी उसके ऊपर थी। वो भी बहाना बनाकर रिया गई और वो चला गया। रिया फ्रेश होकर बाहर आई, थोड़ा फेस ठीक करने लगी। उसके मुंह पर किसी की हाथ का महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देख पाती, जल्दी से उसका मुंह दबाकर उसको पकड़ के वहां से एक सुनसान एरिया में ले गया। रिया को कुछ समझ में नहीं आया, इतनी अचानक से ये सब हुआ। पता नहीं रिया क्या सोच रही थी, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो इंसान थोड़ा नशे में था, पागल को की तरह रिया को चूमने की कोशिश करने लगा। रिया को अब और डर लगने लगा, उससे छुड़ाने की छटपटाने लगी। उसकी आंखों में थोड़ा सा नमी उतर आई। रिया अब गुस्से में पूरी ताकत लगाकर उसको पकड़ा हुआ इंसान को जोरदार चाटा मार दिया। फिर उस इंसान की ओर मुड़कर देखा। वो हैरान रह गई। राज गुस्से में, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे थप्पड़ मारे? जी हाँ, राज भी उसी क्लब अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था। तो कोइंसिडेंटली उसकी नजर रिया की ऊपर चली गई। उसकी खूबसूरती को देखकर उसमें खोसा गया। उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा था, वो भी उसके पीछे चला गया। राज फिर से रिया के साथ जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। नशे की हालत की वजह से जो मन में आ रहा था वही करता जा रहा था। छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ, छोड़ो मुझे राज। इतने में पीछे से एक कड़क आवाज आई। एक बार में समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आवाज सुनकर राज वहीं रुक गया। पीछे की तरफ मुड़कर देखा और रिया भी आवाज की ओर देखने लगी। सामने रेहान खड़ा था। रिया ढाकते दिल। राज फिर से रिया के साथ जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। नशे की हालत की वजह से जो मन में आ रहा था वही करता जा रहा था। छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ, छोड़ो मुझे राज। इतने में पीछे से एक कड़क आवाज आई। एक बार में समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आवाज सुनकर राज वहीं रुक गया। पीछे की तरफ मुड़कर देखा और रिया भी आवाज की ओर देखने लगी। सामने रेहान खड़ा था। थोड़ी देर के लिए तो राज घबरा गया, फिर अपने आप को संभाल लिया। कहने लगा, आप कौन? हालांकि राज को कुछ तो अजीब लग रहा था। सामने खड़ा इंसान कोई मामूली इंसान नहीं था। उसका ऑरा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग फील करवा रहा था। फिर भी हिम्मत करके पूछ लिया, रेहान, डेविल स्माइल लेकर, मैं कौन हूँ ये बताना जरूरी नहीं है। पॉइंट ये है कि तुम क्या कर रहे हो मिस्टर राजभद्रा। मैं जो भी करूँ आपसे कोई लेना देना नहीं होनी चाहिए मिस्टर। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड को बीच का मामला है, यहाँ कोई तिसारा बीच में आने की जरूरी नहीं है।
रेहान ये सुनकर एक नज़र राज के ऊपर डालता है और फिर रिया के ऊपर। जब रिया की आंखें रेहान की आंखों से मिलती है तो पता नहीं क्यों रिया अजीबा एहसास होने लगा। वो खुद को रेहान के पास सेफ फील कर रही थी और उसके पास आने के लिए बुला रहा हो। रिया अपने आप ही रेहान के पास चली गई। ये देखकर राज आग बबूला हो गया, जोर से चिल्लाकर, रिया यहाँ आओ मेरे पास। वहाँ कहाँ जा रही हो? किसी अजनबी के पास क्यों जा रही हो? रिया का हाथ पकड़ने ही वाला था, तभी एक बॉडीगार्ड राज के सामने आ गया। ये देखकर राज और गुस्से में आ गया, रिया को खजाने वाली नजरों से देखने लगा। हालांकि रेहान को देखकर डर भी लग रहा था, फिर भी किसी के सामने नहीं दिखाया। रेहान और रिया दोनों चले गए। रिया मिस्टर सिंघानिया थैंक यू सो मच मुझे हेल्प करने के लिए, थोड़ा स्माइल लेके कहने लगी। रेहान बस उससे देखे ही जा रहा था। ऐसे देख रिया की दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका हैंडसम और चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला लड़का कौन नहीं चाहेगा। रेहान के हम 28 साल का है, दुनिया की सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का। इससे देखकर सब लड़कियां पागल दीवानी हो जाती है, ख्वाब देखने लग जाते हैं। रेहान बिना इमोशन के प्रपोजल का क्या हुआ? ये सुनकर रिया थोड़ा चीर जाती है। वो गुस्सा नहीं करती है, लेकिन कुछ पल के लिए खामोश हो गई। एक गहरी सांस छोड़कर कहती है, देखिए मिस्टर सिंघानिया, मैं आपको नहीं जानती और आप मुझे। वैसे भी मेरे लाइफ में परेशानी की कोई भी कमी नहीं। प्लीज मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी। इतना कहकर सिर नीचे कर लेती है। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनते ही रिया सिर ऊपर कर लेती है। थैंक यू, बट मैं हैंडल कर लूंगी। आपको कोई परेशान लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम किसी से हेल्प नहीं लेती हो, लेकिन तुम्हारा लाइफ इतना आसान नहीं है किसी से बदला लेना। रिया थोड़ा हैरान हो के, आपको कैसे पता कि मैं किसी से बदला लेना है? रेहान पॉइंट नहीं कि मुझे कैसे पता, पॉइंट है तुम इससे कैसे लिपटोगी। थोड़ा स्माइल से कहता है, देखिए मिस रिया, मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी ही बेनिफिट ज़्यादा है। कल 11:00 मेरा असिस्टेंट तुम्हें पिकअप करने आएगा। जो भी डिसाइड करोगे सोच समझ कर लीजिएगा। वहां से मुड़कर जाने लगा। तभी रिया जल्दी से, और आपको इसमें क्या फ़ायदा है? रेहान का पिट रिया की तरफ था, थोड़ा मुड़कर जवाब दिया, तुम RERI। दोनों की आंखें मिल गई। बैकग्राउंड सॉन्ग, शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम। शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। ना चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा, तुमसे कम नहीं। कुछ मिनटों के बाद वहां से चला गया। वहीं खड़ी रिया अपनी दिल को जोर से धड़कने की आवाज़ सुन सकती थी। उसकी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसकी हाथ से अपने सिर पर हल्की सी चपत लगा के वहां से निकल गई। फिर से बैकग्राउंड सॉन्ग, आंखों को ख्वाब देना खुद ही सवाल करके, खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से। बिन काम करना जाना कहीं हो चाहे, हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से। म्यूजिक एंड। रीरी अपने अपने जगह पर चले गए। लवी री कहा थी तुम इतनी देर क्यों हुई? री चलो चलते हैं यहाँ से, घर जाकर सब बता दूंगी। अब चलो, बता तो सही हुआ क्या है और तुम इतनी परेशान में क्यों हो? रिया कुछ नहीं कहती, बस लवी का हाथ पकड़ के वहां से ले जाने लगती है। लेवी मानो में से कहा है, फिर से पूछा, अब बता भी दो क्या हुआ है? लवी ने पूछा। देखो लवी, घर जाकर बताऊंगी, लेकिन अब हम यहाँ से चलते हैं। दोनों वहां से घर के लिए चली गई। ऊपर प्राइवेट रूम में खड़ा होकर रेहान दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसकी नज़र बसरी के ऊपर ही थी। पीछे से कबीर, रेहान चले क्या? रेहान सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दिया। वो भी चले गए। डाउन फ्लो में कियारा उनके दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके वे सभी निकल रहे थे। तभी कियारा का नज़र जाते हुई रेहान के ऊपर पड़ी। उसको आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन तब तक वो चला गया। कियारा कुछ नहीं कर सकी, बस खड़ी होकर गुस्से में बुदबुदाने लगी। वो भी पैर पटकते वहां से चली गई। यहाँ अपार्टमेंट में लवी कब से बकबक करते ही जा रही थी। रिया को तो हंसी भी आ रही थी और चीड़ भी, दिमाग जो खराब हो गया था। लवी, अरे री बता क्यों नहीं रही? कब से पूछे जा रही हूँ, अब तो बता देना यार। चेन्नई। रिया मुसीबत में। ऊपर प्राइवेट रूम में खड़ा होकर रेहान दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसकी नज़र बसरी के ऊपर ही थी। पीछे से कबीर, रेहान चले क्या? रेहान सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दिया। वो भी चले गए। डाउन फ्लो में कियारा उनके दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके वे सभी निकल रहे थे। तभी कियारा का नज़र जाते हुई रेहान के ऊपर पड़ी। उसको आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन तब तक वो चला गया। कियारा कुछ नहीं कर सकी, बस खड़ी होकर गुस्से में बुदबुदाने लगी। वो भी पैर पटकते वहां से चली गई। यहाँ अपार्टमेंट में लवी कब से बकबक करते ही जा रही थी।
रिया को तो हंसी भी आ रही थी और चीड़ भी रही थी, दिमाग जो खराब हो गया था। लवी, अरे री बता क्यों नहीं रही, कब से पूछे जा रही हूँ, अब तो बता देना यार। रिया पीछे मुड़कर लवी की तरफ देखा, एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, लवी, आज क्लब में राज मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। ये सुनकर लवी का पारा चढ़ गया, मानो अभी किसी भी वक्त गुस्से में फंस सकती थी। ये देखकर री लवी को शांत कराने लगी। री यार, कमर पर दोनों हाथ रखकर। और तुम क्या कर रही हो? हाँ, क्या तुम चुपचाप बैठकर सहन करना चाहती हो? देखो री, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। एक इंसान को एक लिमिट तक सहन करनी चाहिए, लेकिन ये लोग हाथ धोकर तेरे पीछे ही पड़ गए हैं। ये ऐसा ही चलता रहा ना तो देख लेना, तेरे जीने का रास्ता सब बंद कर देंगे और तेरा जीना हराम करके छोड़ देंगे। हे राम, मैं भी क्या कह रही हूँ, तेरा जीना हराम करके छोड़ा कहा है, ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर दिया है। अपनी एक हाथ को माथे पे रख के लवी कहने लगी। बस रिया चुपचाप सुन रही थी, लवी जो कह रही थी सही तो कह रही थी। रिया कुछ सोचते हुए, नहीं लवी, इन लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं, ये कह के चुप हो गई। लवी रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए, देख री, तू जो भी करेगी ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और दोनों बस मुस्कुराने लगी। थैंक यू लवी, एक तू ही तो है हमेशा मेरा साथ रही है। कुछ देर बाद दोनों सोने चली गई। वहीं दूसरी ओर राज, रिया और रेहान एक साथ जाते हुए देखकर गुस्से में पागल हो गया था। खुद को ही नहीं पता वो क्या कर रहा है, बार बार उसके सामने दोनों साथ का नजारा आ रहा था। इससे और ज्यादा गुस्से में आकर कमरा का सारा सामान तोड़ फोड़ कर दिया। उसकी आंखों में और ज्यादा नफरत का आग दिखाई दे रहा था। रात का 11:15 के रिया के फोन में रिंग होने लगा। जब रिया के कान में मोबाइल रिंग सुनाई दिया तो अपने आंखें मसलते हुए उठी। फोन की स्क्रीन के ऊपर डैड का नाम फ्लैश हो रहा था। रिया थोड़ा परेशान हो गई, पता नहीं अब क्या कहेंगे। फोन उठा के, रिया, हेलो, राजेश सक्सेना, अभी के अभी घर आओ, जरूरी काम है। रिया, डैड, अभी नहीं आ सकती। राजेश गुस्से में, अभी के अभी घर आना होगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रिया थोड़ा परेशान में, डैड बहुत रात हो चुकी है, सुबह आ जाऊंगी। राजेश तेज आवाज में चिल्लाते हुए, रात में क्लब जाने के लिए वक्त रहता है और घर आने के लिए नहीं, क्यों है ना। रिया ज्यादा बहस करना नहीं चाहती थी, इसलिए आने के लिए मान गई। वहीं राजेश के साथ खड़ी अनीता डेविल स्माइल लेकर खड़ी थी, पता नहीं अब उसकी दिमाग में क्या चल रहा था। जब रिया रूम से बाहर निकल के लवी रूम की तरफ गई, थोड़ा दरवाजा खोलकर देखा कि लवी सो रही है। ये देखकर दरवाजा बंद करके चली गई। रिया आकर रोड के साइड आकर टैक्सी के लिए वेट करने लगी। 15 मिनट बीत गए लेकिन कोई टैक्सी ही नहीं मिली। थोड़ा आगे पैदल चलते जाने लगी, तभी री को एक टैक्सी दिखाई दी। उस टैक्सी में बैठकर सक्सेना विला के लिए निकल गई। 25 मिनट हो गया लेकिन सक्सेना विला अभी तक नहीं पहुंची थी। री को अजीब लग रहा था। उसने ड्राइवर को पूछने लगी, भैया अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हम, और कितना टाइम लगेगा? ड्राइवर, जी मैडम अभी पहुंचने वाले हैं। रिया को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। बाहर झांक कर अच्छी से देखने लगी, ट्रैफिक भी नहीं है और रास्ता भी अलग था। रिया एकदम से, गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। रिया पूरी तरह से घबरा गई। वो टैक्सी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। रिया को और ज्यादा डर से दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी के डोर को लॉक कर दिया था। RS विला स्टडी रूम में रेहान बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी रूम का दरवाजा खोलकर एक आदमी अंदर आया, आकर रेहान के सामने खड़ा हो गया। आदमी, बॉस मेरे लिए क्या है? रेहान, बैठो। रुद्र अग्रवाल। रुद्र, जी बॉस। बैठ गया। रेहान, रुद्र, मैं चाहता हूं कि तुम रिया के ऊपर नजर रखो और उसकी सेफ्टी के लिए तेरे साथ कुछ बॉडीगार्ड ले लेना। रुद्र, जी बॉस, काम हो जाएगा। कुछ पल के लिए रूम में शांत पसर गया। रुद्र _ रेहान, दिम्मी आवाज में थोड़ा लंबा रेहान का नाम खींचते हुए कहा। रेहान, हम। रुद्र, अगर भाभी रिया को के बारे में लिंदा को पता चल गई तो क्या करेगा? रुद्र, रेहान से ऐसे बातें क्यों कर रहा है? यही सोच रहे हो ना, मैं बता दो। रेहान और रुद्र दोनों बचपन का दोस्त, जिगरी यार है दोनों। जब रुद्र 5 साल का था तब रुद्र के पेरेंट्स प्लेन क्रॉस के एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, इसलिए रुद्र अकेला है। रुद्र के मॉम डैड लंदन में रहते। रुद्र के डैड और रेहान के डैड दोनों अच्छे दोस्त थे। रुद्र 5 साल का था तब से रेहान का डैड अपने घर लेकर आ गए थे। रुद्र बहुत उदास रहता था। उसकी उदासी, अकेलापन देकर रेहान को अच्छा नहीं लगता था। तब से उसको राहुल जितना ही भाई की तरह प्यार करने लगा। रेहान रुद्र से बस कुछ महीने ही बड़ा है। सिंघानिया पूरा परिवार रुद्र को रेहान राहुल जितना ही प्यार करते हैं। रुद्र भी किसी से भी कम नहीं।
हाइट 6.0, गोरा रंग, काली गहरी आंखें, किसी हीरो से कम नहीं है। मिलिट्री हेयरकट, एकदम सुपर किंग। रुद्र रेहान के साथ ही मिलिट्री में कमांडो है और साथ ही गार्जियन स्ट्रेंथ इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ है। बड़े बड़े लोगों यहीं से बॉडीगार्ड की डिमांड करते हैं। खैर, ये था रेहान और रुद्र के रिलेशन। लिंडा के बारे में आगे की स्टोरी में पता चलेगा। स्टडी रूम में रेहान, लिंडा हो या कोई और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। रुद्र, हाँ रेहान, मुझे पता है। चलो मैं चलता, पहले मोम डैड से मिलता हूँ। रेहान के मोम डैड कहकर चला गया। दूसरी ओर तेजी से चली जा रही टैक्सी एक जगह पे आकर रुकी। रिया एकदम से हड़बड़ा में इधर उधर नजरें फेरा कर देखने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक 4 से 5 गुंडे आकर रिया को पकड़ के एक घने जंगल के ओर ले जाने लगे। 10 मिनट तक जंगल में चलकर एक कार्टेज के सामने आकर रुके। उसको कार्टेज के अंदर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। ये सब होता हुआ देख रिया के आंखों में आंसू आने लगी। उस समय उसका हालत कैसा था सिर्फ वही जानती थी। खुद को दिलासा देते हुई वही नीचे जमीन पर बैठ गई। मन ही मन बहुत ही ज्यादा दर्द तकलीफ बढ़ती जा रही थी। एक गुंडा एक नंबर पर कॉल लगाया। कॉल कनेक्ट भी हो गई। हेलो मैडम जी, काम हो गया है। सामने वाला कॉल कट कर दिया। चटैन रिया का किडनैप्ड। तेजी से चली जा रही टैक्सी एक जगह पे आकर रुकी। रिया एकदम से हड़बड़ा में इधर उधर नजरें फेरा कर देखने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक 4 से 5 गुंडे आकर रिया को पकड़ के एक घने जंगल के ओर ले जाने लगे। 10 मिनट तक जंगल में चलकर एक कार्टेज के सामने आकर रुके। उसको कार्टेज के अंदर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। ये सब होता हुआ देख रिया के आंखों में आंसू आने लगी। उस समय उसका हालत कैसा था सिर्फ वही जानती थी। खुद को दिलासा देते हुई वही नीचे जमीन पर बैठ गई। मन ही मन बहुत ही ज्यादा दर्द तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। एक गुंडा एक नंबर पर कॉल लगाया। कॉल कनेक्ट भी हो गई। हेलो मैडम जी, काम हो गया है। सामने वाला कॉल कट कर दिया। तारांकन 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 आगे तारांकन 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 तारांकन। यहाँ सक्सेना बंगलों में अनीता जब बात करके फोन काट दिया तो तुरंत ही एक नंबर पर कॉल लगा दिया। दूसरी ओर, हेलो अनीता, मैंने अपना काम कर दिया है, आगे का क्या करना है तुम खुद ही सोच लेना। तुम पर छोड़ते हो। आदमी, ठीक है, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। इतना कहते ही कॉल कट कर देता है। अनीता ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मन में हाय खुशी से चेती हुई कहने लगी, है भगवान, आज मेरा कितना अच्छा दिन है। एक नहीं दो नहीं पूरे 50 लाख रुपए, एक तीर से 2 निशाने। अब देखती हूँ इस 2 टके की लड़की कैसे रहती है। इतना कह के एवल स्माइल करने लगी। ये सारी बातें सोनिया सुन लेती है। मोम, आप क्या सोचकर इतना मुस्कुरा रही हैं? और आप किससे बात कर रही थी, वो भी इतने रात को? कुछ नहीं बेटा, तुम इतना सोचो मत, तुम्हारी माँ है ना, बस तुम सब मुझ पर छोड़ दो, तुम अपनी करियर पर ध्यान दो, खुशी से कहती है। सोनिया अपने माँ के गले लगाते हुए ओके मोम कह के सोनी के लिए चली गई। अनीता राजेश के पास जाने लगी और जानबूझकर कहना शुरू कर दिया, रिया, ए लड़की भी ना, बड़ों का रेस्पेक्ट करना कब सीखेगी पता नहीं, अभी तक नहीं आई। कितनी बिगड़ चुकी है, नहीं आएगी मुझे पता है, अब तो आने का बोलकर आराम से सो रही होगी। सुनिए जी, आप सो जाए, उसको हमारी फिक्र ही नहीं है तो हम क्यों परेशान हुए। आप सो जाए, रात बहुत हो चुकी है। राजेश से जाकर बेड पर सो गया। रुद्र भी अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसको बीच कुछ बात को लेकर परेशान और शक होने लगा। फिर से ठीक से इन्वेस्टिगेशन करना है, अच्छा होगा। वो फिर से अपना काम शुरू कर देता है। घनी जंगल कॉटेज में रात के 2:30 बजे रिया घुटनों के बल बैठकर रो रही थी और उसके लाइफ में जो भी हुआ और जो भी हो रहा है इस सब के बारे में सोचकर और ज्यादा आंसू बहा रही थी। तभी एक आदमी अंदर आया, आकर रिया को चेक करने लगा। वो अपने जगह पर चुपचाप बैठी हुई थी। देखकर वो आदमी वहां से चला गया। वो आदमी बाहर आते ही दूसरे आदमी ने पूछा, अरे गोविंद भाई, बॉस कब आ रहे हैं और इस छोकरी को क्या करना है? गोविंद, पता नहीं धन्या, बॉस आने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो इस लड़की के ऊपर नजर रखनी होगी, तुम सब इसके ऊपर नजर रखना। इतना कह के वो चला गया। कमरे में बंद पड़ी रिया चुपचाप जमीन को ही घुरे जा रही थी। धीरे से नजर उठाकर कमरे को स्कैन करने लगी, वहां से उठकर हर तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर कोने एक में विंडोज के ऊपर गई, वहां जाकर देखा कि विंडो टूटी फूटी है। तभी उसकी दिमाग में एक आइडिया आया, वो धीरे से उस विंडो को हटाकर उसमें से बिना आवाज किए बाहर निकल गई। आसपास का नजारा देखा तो कुछ पल के लिए ठिठक गई।
अंधेरे में पूरा घना जंगल बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था, ऊपर से जंगली जानवरों की आवाज। फिर भी हिम्मत करके वहां से निकल गई। जल्दी जल्दी वो आगे बढ़ती ही जा रही थी। इतना अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रही है। वो रुकी नहीं। सुबह के 4:00 बज चुके थे। वहां कॉटेज में एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी काले रंग के कपड़े पहना हुआ था। उसके पीछे 10-12 हट्टे कट्टे गुंडे। उस आदमी के कपड़े रंग का ही उसका नाम था काली, लेकिन नाम के हिसाब से उलट उसका चेहरे का रंग था गोरा रंग। 5.9 हाइट, एकदम खलबली की तरह। उसको हमेशा पान चबाने की आदत रहती थी। उसके मुंह में जब देखो वही पान रह था। ना देखा हो तो खाना खाने वक्त और सोने वक्त, बाकी का टाइम तो पान का ही है। अरे मैं सोच रही हूँ कि काली की जगह खलबली रख दूँ। जाने दो, अब आगे बढ़ते हैं चलो। काली इस गैंग का लीडर है। काले धंधे काम करना इनका हॉबी है, जैसे कि लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ रेप करना या बेच देना और ड्रग्स बेचना और अलग अलग काम करता था। काली अंदर आते हुए, वो लड़की कहाँ है? गोविंद अंदर है बॉस। एक आदमी को उस लड़की को लेकर आने के लिए कहा। वो आदमी अंदर गया और देखा तो वो लड़की वहां पे नहीं थी। आसपास देखने लगा लेकिन कोई नहीं दिखा। जल्दी से बाहर जाकर उनके लीडर को बताया कि लड़की नहीं है। लीडर गुस्से में उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। बेवकूफों, एक लड़की को हैंडल नहीं कर पाए, तुम लोग कुछ काम के नहीं हो, कहते उस आदमी को लात से मार दिया। वो आदमी दूर जाकर गिर गया। लीडर अब गुस्से से लाल पीला हो रहा था। काली गोविंद, जल्दी उस लड़की को ढूंढो, तुम सब जाओ और ढूंढो जल्दी। वहां से सब जल्दी से भाग गए। जंगल में सभी गुंडे हर तरफ फैल गए। दूसरी ओर रिया भागते भागते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो इतनी दूर निकल गई थी कि जंगल की दूसरी ओर चली गई, यानी जंगल के और अंदर में। यहाँ रुद्र अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उसको पता चल चुका था। पूरी डिटेल रेहान को मेल कर देता है और तुरंत फोन लगाया। रेहान अपने रूम में अभी अभी ही काम करके अपने रूम में आया था। 10 मिनट ही हुआ था कि उसका फोन की रिंग होने लगा। फोन रिसीव करते हुए, हेलो रुद्र। रेहान, रिया खतरे में है। जो अभी अभी आंख बंद करके लेटा था, एक खबर सुनकर झट से आंख खोल दी और हैरान हो गया। रुद्र सब कुछ रेहान को बताने लगा। जैसे जैसे बता रहा था, रेहान का एक्सप्रेशन बदलता गया। इतना सुनते ही रेहान ऑर्डर दिया, तुम कुछ बॉडीगार्ड को लेकर निकालो जल्दी। रेहान का दिल अब जोर जोर धड़कना शुरू हो गया। मन में रिया। यहाँ जंगल में रिया भागते हुए 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया था। सुबह के 5:20 बज रहे थे। उसकी पैर अब उसका साथ नहीं दे पा रही थी। दो जंगल के बीच में एक नदी थी। रिया को एहसास हुआ कि वो बहुत दूर निकल चुकी है। पसीनों से भीगी हुई उसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था। जैसे आगे बढ़ रही थी, उसकी कानों में पानी की आवाज आने लगी। उसको थोड़ा बेटर फील हुआ। हालांकि उसका हालत खराब है, लेकिन उसको अब पानी की जरूरत थी। उसको प्यास लग रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हाथ पैरों पे कांटे चुभने की, करोचे आने की साफ साफ दिख रहा था। आखिरकार नदी के पास आकर रुक गई। थोड़ी देर आराम करने के लिए लायक जगह देखने लगी। उसकी नज़र एक छोटा सा गुफा पर पड़ी, कुछ दूरी पर ही था। वहां जाकर बैठ गई। उसके आंखों में आंसू बहरन लगे। आंखें बंद करके कुछ तो सोच रही थी। तभी उसके आंखों के सामने रेहान का चेहरा नजर आया। देखकर झट से आंखें खोल दी। मन में उसका नाम लिया, रेहान। पहली बार उसका नाम दिल से लिया था शायद। वहां रेहान को भी यही फीलिंग्स हुआ कि रिया उससे याद कर रही हो। दिल से जो भी करोगे उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। उनके दिल का रिश्ता भगवान ही जोड़े होंगे शायद। बहुत कम बार मिले थे, शायद 2-3 बार।